अगर बच सका तो वही बचेगा। हम सब में थोड़ा-सा आदमी, जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, जो अपने बच्चों के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुँचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा-सा आदमी, जो धोखा खाता है, पर प्रेम करने से नहीं चूकता। जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को चिथड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है, जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा-सा आदमी जो बूढ़े के पास बैठने से नहीं ऊबता, जो अपने घर को चीज़ों का गोदाम होने से बचाता है, जो दुःख को अर्ज़ी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नर्क बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता। वही थोड़ा-सा आदमी जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अरहर का एक हरा गान, आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में दीप्त वाक्य, पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण। वही थोड़ा-सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। इस अशोक वाजपेयी की इस कविता में वो जो थोड़ा-सा आदमी है उसको बचाने की ज़िम्मेदारी एक लोकतंत्र में जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका पर भी होती है। इस देश की न्यायपालिका ने जो है हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की थी कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जो उससे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, उसके जवाब में एक प्रेयर लगा दी थी कि हम इसको 30 जून को दे पाएंगे, अभी तो नहीं दे सकते, 30 जून तक चुनाव हो जाने थे। क्या फायदा रह जाता और उसके बाद तो सरकार जो है वो आराम से ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और कहा कि आपको ये सारा डेटा यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक है, वो किसने खरीदे और किसको दिए, ये अभी देना पड़ेगा। किसको मिले, किसने खरीदे, कब खरीदे गए, कब कैश हुए, ये सारा डेटा तुरंत देना पड़ेगा। एसबीआई की उस प्रेयर को जिस पर हमने चर्चा की थी उसको खारिज कर दिया है। लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला बताया जा रहा है। दूसरे मामले में देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐलान कर दिया एक कानून को नोटिफाई करते हुए जिसको 4 साल से सैंत के रखा हुआ था, उस पर कुछ नहीं हो रहा था। उनकी नैतिक आभा को ये सूट भी करता है कि चुनावी फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया, सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गैजेट में सरकारी कि अब ये लागू होगा कानून। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक बात है, पर चुनावों के पहले ये करना, चुनावों का में जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये इस सरकार की और इस राजनीतिक दल की खास बात है। लेकिन अदालत की ही बात कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी एक याचिका अदालत में पहुंच गई है जहां इस फैसले पर स्टे लगाने की मांग हुई है। इसके अलावा बहुत कुछ देश में घट रहा है, लेकिन हमने तय किया कि इन दो मामलों पे हम किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, यानी कि किसी वकील से बात करेंगे और इसलिए हम ये एपिसोड आप तक लेकर आए हैं जहां हम कर रहे हैं बहुत खास एक बातचीत। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार मुंह की खाती है इस तरह से कि आरबीआई से झगड़ के सारी नियम और नैतिकता को ताक पे रख के इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरह वो लाई और कह दिया कि सब छुपाना जो है वही पारदर्शिता का असल प्रोसेस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले के पहले बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हमको पता है, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जो कागज मांगे, एसबीआई ने कहा हम कागज अभी नहीं दिखा पाएंगे, है ना, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिखाने पड़ेंगे। ये एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, और दूसरा मामला वो है जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी चिर परिचित शैली में, जिसको लोग भूलने लगे थे, अब बहुत लंबे समय से अचानक ये ऐलान नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री जो है वो अचानक राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। उन्होंने जो है सरकार ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री तो खैर उस तरह से नहीं आए, संबोधन वगैरह नहीं हुआ, पर यह ऐलान कर दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी कि अब वो लागू हो गया है। ये क्या कहता है, एसबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसकी जो प्रेयर है, और इसको याचिका बार बार कहा जा रहा है, याचिका नहीं है, प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की, उसको किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो खारिज किया। इन दोनों बातों पर हमसे चर्चा करने के लिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे लीगल एस्पेक्ट से, क्योंकि हम जो है प्रधानमंत्री नहीं है और इसलिए हम हर विषय के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो हम कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से बात करने की। हमारे साथ जो है वो प्रखर दीक्षित है। प्रखर जो है वो
प्रखर मेधा के स्वामी हैं और साथ ही साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकील है, संविधान जानते हैं, कानून जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है ये जानते हैं। प्रखर, आपका स्वागत है। और बिना भूल चूक लेनी देनी किए मैं सीधे सवाल पे आ जाता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो जिस जो सबसे बड़ी खबर थी और जिसको दबाने के लिए, जैसा कि सरकार का तरीका है हेडलाइन मैनेजमेंट का, एक नई खबर जो है वो आगे प्रोपेगेट कर दी गई। तो हम उस खबर पे बात नहीं करेंगे जो प्रोपेगेट की गई है, हम उस खबर पे बात करेंगे जो दब गई है। एसबीआई की जो प्रेयर है उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक तो प्रेयर खारिज कर दी और कहा कि भाई आज शाम को 5 बजे तक, जो हम ये वीडियो कर रहे हैं, कागज दिखाने हैं सुप्रीम कोर्ट को, एसबीआई दिखाएगा। आपने इस फैसले को सुना होगा, कार्रवाई देखी होगी सुप्रीम कोर्ट की। आप कैसे देखते हैं? एक पहला सवाल ये कि क्या एक्सपेक्ट किया था आपने, सुप्रीम कोर्ट प्रेयर मान लेगा या नहीं मानेगा? और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया तो उसको आप कैसे देखते हैं? जी, दो चीजें हैं मेरी समझ में। एक तो ये कि हमने बहुत अभी नियर पास्ट में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट नहीं देखा जो सरकार की किसी बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन को बंद करने की बात कहे, और बंद करने की बात भी तुरंत कह दे। नंबर एक। नंबर दो बात, ये बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन इसलिए था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको मैं देखता हूं, वो इस तरीके से देखता हूं कि 2017 में जब इसको फाइनेंस एक्ट में निर्वर्तमान और दिवंगत नेता अरुण जेटली जी लाए थे, तो इसका बहुत विरोध हुआ था ऑपोजिशन की तरफ से, और इसको एक ओपेक स्कीम की तरफ से कहा गया था कि ओपेक स्कीम है, उससे फंडिंग नहीं पता लगेगी। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे, जो आपने प्रेयर के बारे में कहा, तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक सुप्रीम कोर्ट का टोन एंड टेनर था कि जिस तरीके से सीजेआई ने बहुत क्लियरली ये कहा कि आपको आपको कोई भी दिक्कत नहीं है ये डेटा देने में, और वो इसलिए देने में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी कोलेटेड है। और सीजीआई ने और ब्रदर जजेस ने, मल्टीपल जजेस ने स्पेसिफिकली इसको पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से आपके पास डेटा ऑलरेडी है, और यही बात सीनियर एडवोकेट हरीश एन साल्वे जी ने मानी सुप्रीम कोर्ट में। और नहीं, ये भी लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं, मैं माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रहा हूं। ये जो टोन एंड टेनर है, ये हैरानी की बात क्यों था? ये तो होना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट का किसी भी देश में। जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और मेरे ख्याल से अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट के क्रिटिसिज्म होते रह रहे हैं, चाहे उनके ऑर्डर्स के हों, या चीफ जस्टिसेस और जस्टिसेस के इंडिविजुअली हों। वो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के, अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का वो भी मेरे ख्याल से एक अभिन्न अंग है। आपने खुद भी देखा होगा मयंक कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट पिटिशंस में और रिट्स में बैठ रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने रिटायर होकर के और तुरंत सेंट्रल की रूलिंग पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, और किस जी, तरीके मैं से मैं उन्होंने। इसमें आपको थोड़ा-सा मैं संशोधन करूँगा। मुझे लगता है कि उन्होंने बीजेपी जॉइन करने के तुरंत बाद रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि उन्होंने ये खुद कहा कि बीजेपी और वो दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे, जस्टिस अभिजीत गांगुली ने। तो जब संपर्क में थे तो पहले ये फैसला हो चुका था कि वो भाजपा जॉइन करेंगे और फिर ये फैसला हुआ कि भई हो सकता है चाहते तो यही होंगे कि वो जज भी रहें और भाजपा भी जॉइन कर लें, या क्या पता मन ही मन जो है वो जैसे पुरानी फ़िल्मों में होता था कि मैंने मन ही मन तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है ना? हो सकता है मन ही मन जो है वो मान चुके हों कि वो भाजपा के सदस्य हैं और बस ये औपचारिकता जो है एक कागज़ पे जो है वो स्पेशल मैरिज एक्ट में निभानी जो है, वो मेरा रह गई मैं हो, मतलब। बहुत बहुत क्लियरली मानना है कि जी। चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो 90 का हमारा ओबीसी आंदोलन हो, मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, या बाबरी मस्जिद हो, कोर्ट्स की हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रही है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने की और इंस्टीट्यूशंस को अपहोल्ड करने की। मैं इसको अपवाद मानता हूं, और ये दुख की बात है मेरी समझ में कि बहुत केसेस में इसको एजी और एसजी लेड कोर्ट कहा जाने लगा है। बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जजेस जो हैं मल्टीपल कोर्ट्स के, एजी और एसजी, खड़े होते हैं तो कुछ कहते नहीं हैं। अब इसके दोनों तरफ से इसके सोचने के तरीके हैं, कुछ बातें, कुछ कुछ चीजों में इसका खंडन कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का हार्श स्टैंस था
कि आपको 12 तारीख की और इवन वक्त तक बता दिया है कि बिजनेस जब एंड होगा बैंक का उस टाइम तक आपको डिक्लेयर करना है, और वहीं पे नहीं रुके 5 जजों की खंडपीठ, वो आगे जाकर के ये तक कहते हैं कि 15 तारीख को ईसीआई को इसको डिक्लेयर करना है वेबसाइट पे। तो मेरे ख्याल से हम जैसे कानून के थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले स्टूडेंट को और आप जैसे जर्नलिस्ट के लिए तो ये ट्रेजर ट्रोव ऑफ एनालिसिस होगा। लेकिन लेकिन ये तो हमने पहली चीज देखिए, इसमें एक चीज ये कि मेरे लिए तो ये बहुत चिंता की बात है कि अ, सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो है, जुडिशरी जो है, वो हम ये कहते हैं बार-बार कि प्रिजर्व करने के लिए डेमोक्रेसी को उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब वो यही करती रह जाएगी तो मुकदमे कब निपटाएँगी? सवाल ये है। इतने सारे मुकदमे हैं चोरी के, चेन खींचने के, मोटरसाइकिल साइकिल चुराने के, ठीक है? झगड़े के, 20-20 रुपए के उधार के। अ, अगर अगर जुडिशरी डेमोक्रेसी मतलब क्या प्रॉब्लम इस देश की डेमोक्रेसी में क्या कमी रह गई इस सिस्टम में कि डेमोक्रेसी बचाने का सारा भार जो है, वो नागरिकों पर नहीं है, जो वोटर हैं, वो नेताओं पर नहीं है जो वोट पा रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव पर नहीं है, जो इन दोनों के हुक्म से जिसको चलना चाहिए। ये जुडिशरी पर अगर डेमोक्रेसी बचाने का भार रहेगा, तो सवाल ये है कि बाकी मुकदमों का क्या होगा? और अगर बाकी मुकदमे वो डील करने लगेगी, तो फिर जो है डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई ना। ये तो मतलब ये तो उस तरह का है कि मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, है ना? तो वो तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई है। बड़ी बड़ी अच्छी मतलब बात आपने कही, और शायद इस प्रश्न का कोई सीधा जवाब नहीं है। ये आप भी समझते हैं और ये मेरे ख्याल से आपके दर्शक भी आप जितने ही बुद्धिमान होंगे तो वो भी समझते हैं। डेमोक्रेसी के 3 अंग हैं, अगर मोटा-मोटी हम माने, और तीनों में मेरे ख्याल से अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं किसी को मानता हूँ तो वो आपका पेशा है। हम सभी देख रहे हैं किस नहीं तरीके तो से। वो तो उसको तो चौथा स्तंभ कहते हैं हमारे पेशे को। हाँ, तो मैं बहुत क्लियरली हम देख रहे तो हैं कि किस हम तो तरीके से उसमें हम तो गिरावट आई है। छोटे बेटे भी नहीं है ना। देखिए प्रखर, हम तो छोटे बेटे नहीं, हम तो सौतेले बेटे हैं। हाँ, राइट, सौतेले फोर्थ बेटे लेकिन सारी पिलर जो संपत्ति है वो आपको ही डाल दिया मिलेगी। गया। पता नहीं, खैर, संपत्ति कम अब मिल रही है बहुत सारे लोगों को। हाँ, तो मतलब कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब जो पहले स्तंभ के साथ हैं, हाँ, उनके पास संपत्ति है, और जो पहले स्तंभ की छाया में नहीं बैठे हैं, उनके पास विपत्ति है। नहीं तो बाकी स्तंभों के साथ भी लोग हैं वैसे, उनकी भी संपत्तियाँ बन रही हैं, ऐसा नहीं है। खैर, कम हाँ, आपदा में तो अवसर। जी। आपदा में अवसर, बिल्कुल। तो मेरा ऐसा बहुत क्लियरली मानना है कि इस देश में लोगों ने जो संघर्ष किया वो 47 से पहले किया। 47 के बाद किसी भी अधिकार को लेने के लिए बहुत संघर्ष नहीं हुए। जब हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ते हैं या इम्पोर्टेंट मुद्दों पे पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा की डिबेट्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कितने बुद्धिमान हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे और उन्होंने कितनी आगे की चीजें सोची। और मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं प्रीवी पर्स के अबॉलिशन से लेकर के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स तक की बात करता हूं। मैं जब इसकी बात करता हूं तो मैं बात करता हूं आपके आरक्षण की भी बात करता हूं कि उसमें एक लॉन्ग टर्म थॉट था जो आज की तारीख में ना तो ड्राफ्टर्स का है और ना आपकी लोकसभा या विधायिका का है। बहुत इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन आपको दिखाई नहीं देते, और मैं दोनों तरफ की बात करता हूं, मैं सत्ता पक्ष की बात भी करता हूं, मैं विपक्ष की बात भी करता हूं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आपकी सिविल सोसाइटी स्ट्रांग थी तो वो उन आंदोलनों से, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो आपका मंडल आंदोलन हो, चाहे वो जेपी आंदोलन है, मुझे समझ में आता है बहुत पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूं, लीगल से हटके है थोड़ी, लेकिन मैं करूंगा इसको। तो नहीं तो मेरी लेकिन समझ वकील में बेचारा पॉलिटिकल पॉलिटिकल बात ही कर सकता है, बाकी कोई धंधा करने का तो उसको जो है वो आजादी है नहीं इसके अलावा। जी, 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 मतलब बार के नियम आपको बाहर कर देते हैं बाकी किसी भी धंधे से, तो आप केवल एब्सोल्युटली, पॉलिटिक्स कर सकते हैं। जी। एब्सोल्युटली, और बेंच हालांकि में मैं जाकर के पॉलिटिक्स आप को बोल धंधा नहीं सकते धंधा हैं। कह रहा हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जी। मेरी समझ में जो इन इन आंदोलनों से गणतंत्र आपका मजबूत हुआ, और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अन्ना आंदोलन और अन्ना आंदोलन के बाद के जो आंदोलन थे कुछ, उन्होंने लोगों को निराश किया क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस जो थी आंदोलनों से, वो आई नहीं। और उसके ऊपर सत्ता पे चढ़ कर के लोग बैठ गए। उन्होंने, चाहे वो आप लोकपाल की बात करें, चाहे वो आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कुछ भी नहीं हुआ। सो मच सो दैट कि आज की तारीख में अगर आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में या किसी भी सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डालते हैं, तो वो भी वापस आ जाएगी बिना आंसर्ड।
आरटीआई के जवाब नहीं आते हैं। आपने भी देखा होगा कि आरटीआई कैसे मैंने एक अभी सशक्त कानून था। 24 घंटे 26 घंटे पहले ही चुनाव आयोग में एक कंप्लेंट डाली है, और मैंने 2019 में भी जो है वो एक कंप्लेंट डाली थी। तो अच्छा, 2019 वाली का जवाब आज तक नहीं, जवाब मतलब आया था कि इस पे एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला है। इसलिए जी, मैंने इस बार एक और कंप्लेंट डाली है, और मैं 2029 में तीसरी कंप्लेंट डालूँगा चुनाव आयोग में। ग्रेट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मयंक, हम 2014 से पहले जाते हैं, या स्पेसिफिकली 2008 से 2014 का जब समय देखते हैं, तो मल्टीपल एक्यूजेशंस लगे, रिट हुई। यही सब लोग थे, प्रशांत भूषण जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, एडीआर, और बहुत सारी संगठन ऐसे थे जिन्होंने रिट्स करी, उनके एडमिशन हुए, उनके ऊपर जांचें बैठी, कुछ चीजें सही पाई गई, कुछ चीजें गलत पाई गई। कॉन्ट्रैक्ट्स को और टेंडर्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लताड़ लगाई, सेक्रेटरीज को जेल हुई, सिटिंग एमपीज और मिनिस्टर्स को जेल हुई। वो चीजें तो अब हम देखते ही नहीं है। हम किसी भी तरीके से नहीं जी। देख रहे। आप एक मिनिस्टर को बता दीजिए जेल हुई हो, जबकि ऐसा नहीं कि करंट गवर्नमेंट में स्कैम नहीं हो रहे। 2007-8 में, 6 में, 5 में भारतीय जो जुडिशरी है उसको दुनिया की दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह की सबसे एक्टिव जुडिशरीज में रखा जाता था। जुडिशियल एक्टिविज्म, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक बाकायदा एक प्रॉपर टर्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो है वो एक मानक टर्म है, जहां पर जुडिशरी जो है वो एक्टिविज्म एक तरह का दिखाती है। और इस पे अगर आप चाहें तो अलग-अलग बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, जिसमें इंडियन जुडिशरी की जो पावर्स हैं, खासतौर पे संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, और उसके अलावा जो है अनुच्छेद 226 जो है, वो जुडिशरी को पावर्स देता है। अगर मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं प्रखर, मतलब बिल्कुल सही कह रहे गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हैं। जी। नहीं, नहीं, सही कह रहे हाँ, तो वो जुडिशरी को कुछ पावर्स देता है, और उसके अलावा संविधान में एक और अनुच्छेद है जो बाकायदा भारत की सरकार को और नागरिकों को वो प्रेरित करता है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, बंधुता और शांति बढ़ाने के लिए। ये सब संविधान के हिस्से हैं। अनुच्छेद 51, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ प्रखर, हैं। जो आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, मैत्री, बंधुता, सद्भाव, इसके लिए प्रेरित करता हुँ, है कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। ठीक है। हुँ, तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म है। हम ये बात कर रहे थे कि ये अगर हम साल, आप जो 2008 कह रहे हैं, मैं और पीछे ले आता हूँ, 2005 से 2004 से 2014 का अगर हम साल देखें, तो भारतीय जो न्यायपालिका है उसको दुनिया भर की टॉप 3 या टॉप 5 सबसे एक्टिव जुडिशरीज में रखा जाता था, जहां प्रो बोनो केस लड़े जाते थे और सुओ मोटो एक्शन लिए जाते थे। प्रो बोनो और सुओ मोटो का फर्क भी समझना जरूरी है कानूनी भाषा में। और लगातार ये हो रहा था, यही प्रशांत भूषण जिन पे अवमानना का जो है वो मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण इस देश के हीरो, इस देश के स्टार हुआ करते थे। बहुत सारे समझदार लोगों के लिए स्टेट बैंक के इस मामले के बाद भी समझदार होंगे। प्रखर, सीधा सीधा सवाल, इसी जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको आसान कर देता हूं दर्शकों के लिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 2014 के पहले और 2014 के पीछे के 10 सालों में भारतीय न्यायपालिका एक्टिव थी, या बहुत वोकल थी, और सरकार को दरअसल उसकी जो जगह है, जगह का मतलब संवैधानिक तौर पे जगह नहीं, यानी कि अगर वो गड़बड़ कर रही है, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, वहां पे वो अपनी भूमिका निभा रहा था, बीच में आके कभी मेंटोर, तो कभी गाइड, तो कभी इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहा था, और खुल के बोल रहा था सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ। और 2014 के बाद आपको लगता है ये लगभग खत्म हो गया था, इसलिए आपको हैरानी हुई? जी, 2 चीज़ें आपने बड़ी अच्छी कहीं। तो हैरानी की वजह केवल ये नहीं है। देखिए, एग्ज़ीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ भी कोर्ट बहुत सारी चीज़ें करती रही है, जिससे हम और आप इफ़ेक्ट होते हैं। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा लंबित है सुनहरी बाग मस्जिद का, और एक 600 साल पुरानी मस्जिद जो है, वो डीडीए ने गिरा दी है। उसमें जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट है, तो इसके कैटेन ऑफ जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कि आप उसको इन्फ्रिंज अपॉन नहीं कर सकते। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने बहुत खास कुछ किया नहीं। तभी दिल्ली हाई कोर्ट आप देखिए बार बार कहता जा रहा है कि एमसीडी को बंद कर देना चाहिए, डीडीए को बंद कर देना चाहिए। तो ये जो एक एक्टिविज्म आप बात जिसकी कर रहे हैं 2010 से पहले, ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का साइन है। वाइब्रेंट या डेमोक्रेसी फिर का जो साइन जज या फिर जो जज ऐसा कोई फैसला या आदेश दे, उसका ट्रांसफर कर दीजिए।
प्रमोशन दे दीजिए, हटा दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट में ही कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर का आदेश एक जज ने दिया था और उसके बाद एफआईआर हुई, पर जज साहब उसके बाद से उस मुकदमे में नहीं बैठे। जी, देखिए, ट्रायल कोर्ट के जजेस को तो ट्रांसफ़र करने का अधिकार हाई कोर्ट रूल्स में आता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो। और हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसकी नोटिफ़िकेशन केंद्र सरकार जारी करती है। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं, ये हो भी सकता है। बहुत सारे ट्रांसफ़र्स बहुत कंट्रोवर्शियल अभी रिसेंट पास्ट में रहे हैं और जजेस इम्पोर्टेंट उस पे बैठ रहे थे, केसेस में बैठ रहे थे और जैसे ही वो रिटायर हुए या उनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग थी अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच में आने के लिए, और उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। मैं किसी एक उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जज का, या एक सीजेआई का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बेंच का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और जैसे कि अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल जी का, अभिषेक मनु सिंघवी जी का और रोहतगी जी का। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम एक्शन की बात करते हैं, तो इनएक्शन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इनएक्शन की मैं कैसे बात करता हूँ, आप इलेक्टोरल बॉन्ड ही देखिए। 2017 की स्कीम है, 2017 से आपको 2024 लग जाता है एक जजमेंट लाने में, जब तक हज़ारों करोड़ रुपए आपकी इकोनॉमी में आ चुके हैं। So we are living in times, Mayank, where at a flick of your mobile, you can transfer hundreds of thousands of rupees to another bank account, maybe even in foreign. So these are not really times जहाँ पे ब्लैक सूट में men in black suitcases लेकर के पैसे घूम रहे हैं। We are not living in those times. We should be very clear about these. और कोर्ट का केवल एक्शन सरकार या एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो जल्दी भी होना चाहिए और डिसिसिव भी होना चाहिए। एसबीआई का जो मामला है, उसमें जो कागज दिखाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आप कह रहे थे आपको उसमें कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, क्या आपको समस्या लग रही है उसमें? देखिए, एक तो जिस तरीके से एसबीआई ने जाकर के एक्स्ट्रा टाइम मांगा है, तो मेरी समझ में बहुत क्लियर है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी तरीके से सरकार के कहने पे, ऑब्वियसली, क्योंकि सरकार के ही बहुत बड़े वकील हैं, जगह-जगह मुकदमों में सरकार की तरफ से खड़े होते हैं साल्वे साहब, और वही खड़े थे। नहीं, उद्योगपतियों तो की तरफ से भी जाते हैं वैसे। हाँ, सारे बड़े वकील उद्योगपतियों की लिटिगेशन के तरफ तो से ही जाते बड़े नाम हैं, मतलब हैं। बहुत सारे जो नेता हैं जिन्होंने कानून की पढ़ाई की, वो साल्वे साहब के अंडर में इंटर्नशिप कर चुके हैं। जी, जी। अब तो विधायक और तो सांसद हैं ऐसे लोग। जी। जी, जी। तो बेसिकली क्या है इसमें कि मेरी समझ में अभी भी विसंगति है, और मैं इस बात को तब तक डन डील नहीं मानता जब तक एसबीआई वाक़ई में इसको ईसीआई से शेयर ना कर दे और ईसीआई 15 तारीख को इसे वेबसाइट पे डाल ना दे। नहीं, तो लेकिन इसमें जो पिछला फैसला था और इस फैसले में एक फर्क भी आया है। आपने हाँ, नोटिस हाँ, किया? मैंने नोटिस किया। तो जी। एसबीआई जो पिछली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिटेल्स कोलेट करके ईसीआई को पब्लिश करने के लिए कहा था। और कोलैट करने का बहुत क्लियर मतलब होता है कि ए बी सी को डी ई एफ से मैच करना, जैसा हम लोग बचपन में खेल खेला करते थे, ए को बी से मैच करो, ऑप्शंस को मैच करो। अब यहाँ पे एसबीआई एक क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आई, और मेरी समझ में बड़ी इंजीनियस और बड़ी धूर्त स्कीम थी कि आप ये कह दीजिए कि हमारे पास जो डेटा है हम उसको बना दें, उसको घोषित कर दें, और उसके लिए भी 30 जून तक का समय दे दें। तो कोई भी कोर्ट जनरली समय देने से सरकारी एजेंसियों को गुरेज नहीं करता। शायद सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती इसलिए बरती क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने था। तो जैसे सीए एनआरसी है, इतने समय से सरकार उस पे बैठी हुई थी, और कल सरकार ने इसके रूल्स नोटिफाई करे हैं इलेक्शन से 2 महीने 3 महीने पहले। 2 महीने मोटा-मोटी मान लेते हैं। तो ये क्लियर कट मुझे चीज़ लगती है कि ये इलेक्शन को अफ़ेक्ट करेगी, और इस पे कोर्ट क्या करती है, कोर्ट में मामला लंबित है। अभी मैं आपसे बात करने से पहले पढ़ रहा था कि एक पिटीशन एक पक्ष ने डाला है कि ये रूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट उस पे सुनवाई कब होगी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सुनवाई इलेक्शन के बाद होगी तो इसमें इलेक्शन को तो ये आप अफ़ेक्ट कर देगा। तो प्रखर, ये जो सीएनआरसी का आपने जिक्र क्योंकि कर दिया है, हुँ, पहली जो पिटीशन फाइल हुई थी कोर्ट में इसको चैलेंज करते हुए, वो 2020 में थी। 2024 हो गया, ठीक है।
तो और 2022 में जो है वो एक बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस रवीन भट्ट और हिमा कोहली। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि दिसंबर 2022 में इसकी हियरिंग शुरू होगी। ठीक है। सीजेआई यूयू ललित का जो रिटायरमेंट था उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि बीच केस में जो है सीजेआई जो है वो बदल दिए जाएं। लेकिन उसके हम्म, बाद इस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई और कल जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल जो है, उसने इस पर स्टे के लिए जो है वो एक याचिका और डाली है। हर एंड पे गड़बड़ी नहीं है कहीं ना कहीं इसमें, क्योंकि अगर दिसंबर 2022 का समय दिया गया और सुनवाई शुरू नहीं हुई, तो जो याचिका करता थे वो 2 साल से क्या कर रहे थे, 1.5 साल से। उनको अब याद आई, क्योंकि उनको लगा कि शायद सरकार तो ये लेकर आएगी वाएगी नहीं, भूल जाएगी। और अब जब नोटिफिकेशन जारी हो गया तब वो अदालत पहुंचे हैं अचानक भाग के। और ऐसे में अदालत अब क्या करेगी, क्या अदालत इसकी सुनवाई एक दिन में पूरी कर सकती है? देखिए मयंक, हमें बहुत क्लियरली ध्यान देना पड़ेगा कि सीएनआरसी के समय जो प्रोटेस्ट हुई थी उसमें से कुछ एक्टिविस्ट जो जेल गए थे वो अभी भी जेल में, नंबर एक। जी। नंबर दो बात, तो किसी भी तरीके की जो प्रोटेस्ट होंगी उसमें एक्टिविस्ट के दिमाग में भी डर होगा, नंबर वन। नंबर दो बात, याचिकाकर्ताओं के समर्थन में है तो ये चीज कोर्ट के दिमाग में वे भी करनी चाहिए मेरी समझ में। नंबर दो जी। बात, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोड बहुत ज्यादा है हायर कोर्ट्स पे, और उस हिसाब से सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि जजेस का रोस्टर हमेशा खाली नहीं होता। वो डुअल बेंच में या ट्रिपल बेंच में ऑलरेडी बैठे होते हैं और वक्त नहीं निकल पाता, क्योंकि ऐसे केसेस में मल्टीपल पार्टीज होती हैं और सुनवाई बहुत लंबी चलती है और कोर्ट्स बहुत ज़्यादा खचाखच भर जाते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके कोर्ट डिसाइड करना पड़ता है। जनरली चीफ्स कोर्ट में होती है, उसमें जगह ज़्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है। बट मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो आपके और इम्पोर्टेंट मुद्दे हों जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस डील कर रही हैं, उसमें 5-5, 7-7 साल लग रहा है। ये इंटरनेशनल छवि हमारी धूमिल करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात मयंक, कि ये ट्रायल कोर्ट के एक दिग्बोई में बैठे हुए ट्रायल कोर्ट के जज को या तिरुवनंतपुरम में बैठे हुए जज के लिए कि डिमोरलाइजिंग फैक्टर है कि अगर मैं डिसाइड कर भी देता हूं मैटर 2 साल में, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मिनिमम 5 से 7 साल लगेगा। और ये मतलब सीजीआई और कंपेनियन जजेस को मेरी समझ में समझना चाहिए कि एक पिटिशनर के नाम पे, चाहे वो सत्ता पक्ष के फेवर में हो या सत्ता पक्ष के अगेंस्ट हो, क्विक जस्टिस उसका राइट है जो बहुत सारे जजमेंट्स में बोला गया है। और लिस्टिंग ना हो पाना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लिस्टिंग ना हो पाने का मतलब यह है कि द होल सिस्टम नीड्स टू बी रिवैम्प्ड। अगर मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई को कहते हैं और लिस्टिंग उनके उससे होती है, ऑफिस से होती है, तो मेरी समझ में आई अर्ज थ्रू योर प्लेटफॉर्म, आई अर्ज सीजीआई टू लुक इनटू दिस, एज मेनी सीनियर एडवोकेट्स एंड लीगल लॉयर्स हैव एक्चुअली डन कि लिस्टिंग बहुत बड़ा ये इशू एक है। एक बार, जी, मैं बीच जी में जी। एक बार थोड़ा-सा दर्शकों को जानकारी दे देना चाहूँगा कि मैं जिस पिटीशन की बात कर रहा था कुछ ही देर पहले, वो पिटीशन जो है वो फाइल हुई है। आईयूएमएल ने, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जो फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, सीएए का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि लागू हो गया है, उस पर रोक लगाने की, स्टे देने की मांग करते हुए। और उसमें उसने कहा है कि अ, ये जो कानून है वो आर्टिकल 14 का हवाला दिया, इस पे मैं आपके पास आऊँगा अभी। और आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, वो कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि भारत की सीमा के भीतर जो सीमाएं हैं, टेरिटोरियल बॉर्डर्स हैं, उनके भीतर स्टेट यानी कि सरकार, वो किसी भी व्यक्ति को से गैर बराबरी का बर्ताव नहीं कर सकता, जो है वो किसी भी आधार पे, और कानून के आधार पे कानून सम्मत बराबर प्रोटेक्शन, संरक्षण का अधिकारी कोई भी व्यक्ति है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये गैर कानूनी है। और यहाँ पर जो है वो ये याचिका कह रही है कि चूंकि कोई भी कानून, उसमें एक नॉर्मल रूल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी
संवैधानिकता का एक सामान्य नियम लागू होता है और मैनिफेस्टली आर्बिट्री लेजिस्लेशन नहीं किया जा सकता। और इसलिए क्योंकि नागरिकता को ये कानून धर्म से जोड़ता है, इसलिए प्राइमा फेसाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट को इस पे स्टे देना चाहिए। सीएए 4.5 साल तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये कोर्ट के अंतिम आदेश तक लागू ना किया जाए, वरना इसको लागू कर दिया जाता। इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था पहले, तब भी जो है वो दो आधार मूलतः जो है वो दो आधार हैं जिस पर ये मामला या ये कानून जो है वो होगा। इक्वलिटी टेस्ट इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के आधार पे इसको चैलेंज किया गया है। इसलिए तो अनुच्छेद 14 के आधार पे चैलेंज नहीं किया था तो स्थिति अलग होती। पहला ये कि अलग अलग लोगों के दो समूहों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है, उसके बीच का जो अंतर सरकार खड़ा कर रही है, स्टेट खड़ा कर रहा है, उसको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया माना जाए। यानी कि एक तार्किक विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दूसरा जो आधार है जिस पर कोर्ट जज करेगा इसको, वो ये है कि दैट डिफरेंशिया, वो जो अंतर है, वो जो फर्क है, दैट मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। कि उस एक्ट के जरिए जो उद्देश्य हासिल करने की कोशिश हो रही है, उसको भी तार्किकता के आधार पर डिफाइन किया जाए कि वो कितना जरूरी है और गैर जरूरी है या उतना जरूरी नहीं है। ये दो चीजें सरकार को साबित करनी होगी। सरकार के पास अपना तर्क है कि उसने मुसलमानों को इस एक्ट से इसलिए एक्सक्लूड किया है क्योंकि ये एक्ट जो है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के जो अल्पसंख्यक हैं उन पर लागू होगा। वहां की जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज है, यानी कि सताए हुए अल्पसंख्यक हैं जो भारत में शरण चाहते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। और चूंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मूलतः मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जहां पे इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्यक हैं, इसलिए मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया है। तार्किक सवाल इसमें कुछ और खड़े होते हैं कि क्या भारत से शरण केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोग मांग रहे हैं? क्या ये लोग जो हैं केवल इन्हीं 3 देशों से आते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि म्यांमार जिसकी सीमा नॉर्थ ईस्ट से लंबी जुड़ी हुई है, वहां से आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम भी नागरिकता यहाँ की चाहते हैं और वो अपने देश में सताए गए अल्पसंख्यक हैं, वो माइनॉरिटीज हैं वहां पर। इसी तरह श्रीलंका में रहने वाले मुसलमान या ईसाई या सबसे बड़ी माइनॉरिटी वहां की तमिल, जिनके ऊपर भयानक जुल्म हुआ है, वो भी भारत की नागरिकता मांग सकते हैं। इसी तरह किसी दिन हो सकता है कि नेपाल में कोई मुस्लिम या ईसाई समूह वो नागरिकता चाहे, और इसलिए दरअसल इसको अनुच्छेद 14 का उल्लंघन या अवहेलना करने वाला कानून बताया जा रहा है। राजनीतिक पहलू भी एक बार को समझ लेते हैं। राजनीतिक पहलू ये है कि हम सब जानते हैं कि आपको अंदाजा होना चाहिए, अगर नहीं है तो, या एक बार सोच के देखिएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बौद्ध, जैन और पारसी आबादी कितनी होगी? कितने लोग होंगे जो बौद्ध, जैन और पारसी होंगे और वो जुल्म उन पे हो गया होगा और वो भारत आना चाहेंगे? ठीक है, तो यानी कि वो बड़ी आबादी हिंदू है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो उसकी कोर पॉलिटिक्स है, एजेंडा है, और ये 2 करोड़ लोग हो सकते हैं करीब करीब, और इनको नागरिकता देना, और जब इनको नागरिकता मिलेगी भारत की, तो ये किस पार्टी के सपोर्टर होंगे? ये किसको वोट करेंगे? इसका इन्फ्लुएंस जो है किस धर्म को मानने वाले कट्टर लोगों पर जाएगा? और एक सवाल और जोड़ देते हैं, इसका पैसा किसकी जेब से जाएगा? जाहिर है जो शरणार्थी हैं उनकी जेब में तो पैसा ही नहीं है, तो वो आपकी और हमारी जेबों से जाएगा। खैर, सरकार को अपनी जेबों से बहुत पैसा दिया है। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रखर। आप सीएए को अनुच्छेद 14 के आधार पर चूंकि चैलेंज किया गया है लगातार 2020 से ही, आप कैसे देखते हैं? ये 14 का वायलेशन है, संवैधानिकता जो है वो इसमें है या नहीं? वैसे तो आप मुद्दा जानते हैं कि किस समय उठाया गया और क्यों आया है। और मैं अगर 14 की स्पेसिफिक बात पे आऊं, तो इसमें आर्बिट्रेरी इसलिए है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि हर देश में एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों में भी है। जैसे पाकिस्तान में अहमदिया हो गए, इवन
श्रीलंका में भी जो मुसलमान हैं आपके, वो माइनॉरिटी हैं और परसिक्यूटेड हैं। बांग्लादेश की आपने अभी बात करी, म्यांमार की आपने अभी बात करी, जहाँ के गरीब से गरीब गरीब जो मुसलमान हैं वो बोट्स पर बांग्लादेश और कलकत्ता आ रहे हैं और परसिक्यूट करे जा रहे हैं। रोहिंग्या पर जो है वो बहुसंख्यक बौद्ध ने भयानक भीषण हिंसा की, और यही हाँ, स्थिति श्रीलंका में है। तमिलों पर भी जो है वो सिंघलीस हाँ। की ओर से भीषण हिंसा हुई है। तो देखिए, एक तो 2 इसके एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, और वो बहुत क्लियरली कहता है कि कोई भी जब शरण मांगने आएगा तो उसका जो कोई भी सिग्नेटरी देश है उस कन्वेंशन का, वो उसको मना नहीं कर सकता है। तो मेरी समझ में ये उसका उल्लंघन है। हालाँकि यूक्रेन युद्ध के बाद और लेबनान वाले युद्ध के बाद बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने इस तरीके के वो लगाए हैं, रोक लगाई है। और दूसरा नेशनल लेवल पे है कि आप किस तरीके से माइनॉरिटी विद इन द मेजॉरिटी को, जिसको आप अहमदिया की बात करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा के कुछ आपके ये क्या नाम है उनको, पठान कहते हैं, कुछ एक वो हैं कम्युनिटीज़ हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं एसेंशियली, और वो परसिक्यूटेड है क्योंकि वो नैरेटिव में फिट नहीं आती लार्जर इस्लामिस्ट नेशन के या इस्लामिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नैरेटिव में। तो आप उनको जगह नहीं देंगे और आप केवल इन 3 या 4 धर्मों के लोग जो मानेंगे उनको जगह देंगे। दूसरा, आपने बात करी कि इसका बर्डन किस पे जाएगा, तो क्लियरली बात है कि ये एक्सचेकर पे जाएगा। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को पहले से अनाज दे रहे हैं, तो क्लियरली 2 करोड़ लोग उसमें प्लस कोई ब बेनिफिट नहीं करने वाले। एंड ये लोग ऐसे नहीं हैं जो बहुत पढ़े लिखे हों, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप पढ़े लिखे और $1 मिलियन ला करके नागरिकता खरीदने वाले लोग हैं। ये बेचारे गरीब लोग हैं, जिनको डिसएनफ्रेंचाइज़ कर दिया गया है। मैं पर्सनली स्पीकिंग इनके विरोध में नहीं हूँ। इनका कोई एक क्लियर कट तरीका होना चाहिए कि जिससे इनको नेशनलाइज़ेशन के साथ सिटीज़नशिप मिल सके या कम से कम सम्मानजनक जीवन जी सकें। लेकिन आपने उन गरीब मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया या उनके तबकों को क्यों छोड़ दिया अ, जिनका बेसिकली कोई पुरसा हाल उन देशों में नहीं है? क्या वो कमतर इंसान है? और यही बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जो इसमें है मयंक, वो एनआरसी से संबंधित है, और एनआरसी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है अपने आप में। लेकिन तो एनआरसी सरकार, देखिए एनआरसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एनआरसी को रोल बैक किया गया था, रोक लिया गया था, असम में उसका विरोध हुआ था। एनआरसी नहीं कराया जा रहा है क्योंकि एनआरसी कराने के लिए तो समय चाहिए ना। देखिए, 2 चीज़ें हैं मयंक इसमें मेरी समझ समय में। तो अभी है नहीं, देखिए चुनाव के पहले एनआरसी पूरा नहीं हो सकता है। नहीं तो तभी आप एनआरसी करेंगे थोड़ा ही, आप घोषणा तो कर ही सकते हैं। नहीं, घोषणा एनआरसी की तो कर ही घोषणा सकते करेंगे तो एनआरसी की घोषणा करेंगे तो ये बात भी मेंशन कर दी जाए कि कल बीती रात से ही, ये ऐलान होने के बाद से ही असम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तो एनआरसी हैं। का जी। ऐलान करेंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ जाएंगे भाग के? अब खैर उनके बनवाए हुए पॉलिटिकल बात सारे तो मैं फ्लाईओवर नहीं करूँगा। छोटे पड़ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे हाँ, बेचारे? कल से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है क्योंकि असम में, ये बता दूं दर्शकों को कि असम में ये मामला बिल्कुल अलग है। बाकी जगह का हिंदू या कोई भी और व्यक्ति हो सकता है, हालांकि इसमें कोई खुश होने की बात ही नहीं, क्योंकि आमतौर पे एक नागरिक के तौर पे आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बस ये हो सकता है कि एक आध टैक्स वैक्स कोई और लगा दिया जाए किसी बहाने से, स्वच्छ भारत की तरह या किसी और तरह से, या जीएसटी में कुछ प्रोडक्ट जो है वो जो हटा दिए गए थे वो शामिल हो जाए, या फिर ऑक्सीजन थोड़ी और महंगी हो जाए, उस पर जीएसटी बढ़ जाए। अदर देन दैट आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और चूंकि आप तो इसके लिए तैयार हैं कि पेट्रोल 400 रुपए का भी हो जाए, पर अब्दुल जो है उसको टाइट रखना है, तो इसलिए आपको तो क्या ही फर्क पड़ना चाहिए इस बात से क्या हो रहा है। तो पहली चीज, आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन असम में इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि असम में लोग जो है वहां पे बाहरी बनाम भीतरी का झगड़ा वो लंबा है, और वहां पे असम या बंगाल जैसे राज्यों में सबसे बड़ी आबादी है बांग्लादेश से या म्यांमार से आने वाले प्रवासियों की, शरणार्थियों की, जो इलीगली आ गए थे। और उसमें बड़ी संख्या जो है वो केवल मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि एक तो वो जनजातियां बॉर्डर के पार तक जाती हैं, दूसरा हिंदू आबादी भी उसमें है। और इसलिए सीएए के लागू होने का असम में विरोध मुसलमान नहीं कर रहे हैं। उनको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई आए ना आए, तुम हिंदू को ले आओ, मुसलमान को ले आओ, वो तो ये कह भी नहीं रहे। और हो सकता है मुसलमानों का एक बड़ा तबका अगर अहमदियों को इसमें शामिल कर लिया जाता तो नाराज हो जाता। तो भाजपा के लिए बेहतर होता कि वो अहमदियों को इसमें डाल देते, अगर उनको मुसलमान को ऑफेंड करना था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी अपनी एक छवि का लकीर अपनी छवि का भी सवाल था। ये जो वकार होता है, क्या एक जज के सामने जो कुर्सी पे बैठा है और उसके पहले वकील के तौर पे उसने जो भी किया हो, एक वकार का सवाल भी होता है कि अब ये हो गया तो हमारी छवि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बाहर जाएंगे तो। देखिए, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं वकार की एक सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने वकार का प्रश्न नहीं है, हाई कोर्ट के जज के सामने भी वकार का प्रश्न नहीं है। मतलब बना ये रहता है उनके वो कुछ भी करें आप। मुझे लगता है कि ये उनके उसका पिनेकल है प्रोफेशन का। नहीं, लेकिन अगर वकार का प्रश्न नहीं है तो फिर तो उनमें और नेता में कोई फर्क ही नहीं रह गया। नहीं, वकार का प्रश्न इसलिए भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को आप हटा नहीं सकते हैं। आसान नहीं है कम से कम। जी, और जो कंडीशंस हैं जी। वो इम्पॉसिबल है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। नहीं, तो लेकिन वकार सरकार का भी अगर एक बार आ गई तो 5 साल के प्रधानमंत्री ही हटा तो उसको भी नहीं सकते आप। नहीं, कोर्ट और प्रोसीजर से तो प्रधानमंत्री भी हट सकता है मेरी समझ में। और इसका उदाहरण सीधे-सीधे है हमारे पास। इंदिरा गांधी जी को तो नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो तो फिर अगर 400 सीट आ गई तो हुँ, इम्पीचमेंट भी हो सकता है। दैट इज़ करेक्ट, बट देन हम लोग संभावनाओं के क्षेत्र में खेल रहे हैं मेरी समझ में। सब एक तो देखिए, ये वो सारे लोग जो एक दूसरे को हटा सकते हैं, वो एक दूसरे हाँ। को इसीलिए नहीं हटाते हैं ना, क्योंकि नहीं, सब एक मैं दूसरे को हटा वकार का सकते हैं। प्रश्न इसलिए भी नहीं मानूँगा कि मेरी समझ में मल्टीपल केसेस जब आते हैं तो उसमें एक इंडिविजुअल जज क्या रीज़निंग देता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाए कि वो सरकार तो के फिर फ़ेवर में कि सरकार के अगेंस्ट है। ऐसा कैसे संभव है कि उमर खालिद की जमानत की याचिका पर ही सुनवाई ना हो पाए? यही चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं। बहुत यही अच्छी चीफ बात जस्टिस आपने जो है, कही। यही चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो हमने पार्टी की जाके, हुँ, हुँ। देखिए है ना? 2 चीज़ें यही हैं। चीफ जस्टिस जो है, देखिए एक मतलब ये पूरी सीरीज ऑफ मामले हैं। ये हुँ, अचानक से जब लोकतंत्र खत्म होने पर आया है, तब हुँ। उसकी फिक्र कैसे हो गई? ये 1 साल समझ पहले भी हो सकती थी, समझ रहा हूँ, क्योंकि समझ रहा हूँ। ऐसे कई मामले हैं। कश्मीर में 370 जो है, उसको जी, लेके जो फैसला है, उसमें एक जज खड़ा होके, केवल एक जज जो है, जो कश्मीरी पंडित है, जी, संजय किशन कौल, जी, वो आलोचना कर रहा है केवल, जिससे एक्सपेक्टेड भी नहीं है, और बाकी सब उसके साथ खड़े हो गए हैं। और जिस जी। तरह के तर्क, तो ये तो अपने आप में बहुत ये मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन है मेरे ध्यान दिमाग में कि बहुत अच्छी अगर बात ये आपने है कही। तो 2 ये क्यों है? मतलब एक्स, इफ 2 एक्स इज इक्वल टू वाई। 2 चीज़ों पे हम लोगों ने अभी बात करी। जी, मैंने स्पेसिफिकली बोला और बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें, एक तो मास्टर ऑफ रोस्टर और लिस्टिंग ऑफ केसेस। और मेरी समझ में इससे पहले आपने बात करी थी कि इतने सारे पिटिशंस पेंडिंग हैं। तो आप चाहे 370 को देखें या आप डिमोनेटाइजेशन को देखें या इवन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भी देखें। मैं वही बात कह रहा था कि इतने समय में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है कि मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर गैंजेस बाय देन। नहीं, और लेकिन उस अर्नब गोस्वामी जजमेंट के मामले में यही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन जो है हियरिंग कर लेता है। देखिए, इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने रात में इंदिरा जयसिंह जी ने मेंशन तो किया था और अफजल गुरु ने भी उमर खालिद की लिबर्टी इंडिविजुअल की लिबर्टी है कि नहीं? है, निश्चित है, उस व्यक्ति इसमें कोई को शक नहीं। आखिरी में आके ये कहना कहना पड़ा कि भाई, मैं अब ट्रायल कोर्ट में जाऊंगा वापस और वहीं जाके लड़ूंगा, आप मुझे जेल में रहने दीजिए। तो एक मामला 2017 में अदालत में गया था, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, हाँ, और उस पे अब फैसला आया 2024 में। जी। और कितना पैसा किस पार्टी ने कमा लिया होगा, हुँ। किसके पास गया, नहीं, तो ये हम तो सब हमें जानते अभी भी हैं। नहीं पता लगेगा मेरी समझ में। नहीं, नहीं, लेकिन हमको अंदाजा तो पता तो है किसके पास गया हाँ, है ना? तो हुँ, वो भले ही वो हैरी पॉटर में एक किरदार था, उसका नाम नहीं लेते हैं, है ना? मुझे याद नहीं नाम उसका, खैर। तो किसके पास गया हम जानते हैं। ये फैसला 2024 में आ रहा है, जब चुनाव सर पे आ गए हैं। 370 का फैसला कितने समय बाद आया। और ऐसे ही आज जो सीए के उसमें याचिका गई है, वो भी 2020 का फाइल किया हुआ केस है, हाँ, और उसपे हाँ, कोई हियरिंग ही नहीं हुई, ये कहने के बावजूद कि दिसंबर 2022 के बाद हियरिंग चालू होगी। और इसलिए उमर खालिद का मामला मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं कि ये सारे मामले एक ही जैसे तो हैं। तो ये जो अति हुँ, सक्रियता है और ये जो हुँ, अचानक से आई है, इसको हम कैसे देखें? ये इसके पहले क्यों नहीं थी? ये दूसरे मामलों में क्यों नहीं है? यहाँ पे सवाल समझ ये गया। है। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो देखिए मतलब ये तो ऐसा प्रश्न जैसा बहुत सारे जजेस ने रोस्टर में कहा है कि सीजीआई जानेंगे और मास्टर ऑफ रोस्टर जानेंगे कि क्या हो रहा है और इट नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। तो मैं यही कह कर के तो शांत रहना उमर खालिद बेहतर के समझ मामले में रोस्टर में एक ही जज को डालना बार बार,
ये जी, कौन डालता है? बहुत जज सारे क्या खुद मैटर जाके कहते हैं कि ये मुझे दे दीजिए? मतलब ये क्रिकेट की टीम तो है नहीं कि जाके कोई कहे कि नहीं मुझसे ओपनिंग करवाइए, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। मैं ही ये जी, केस देखूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। निश्चित रूप से बहुत सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के खुद के लेड डाउन रूल्स के अगेंस्ट और वो बेंचेस को जा रहे हैं और ट्रांसफर हो रहे हैं, जो हम सब कानून के छात्रों के तौर पर एक चिंता का विषय है और जिसके लिए समय-समय पर आवाज़ उठाई जा रही है, सीनियर एडवोकेट्स उठा रहे हैं। बट मेरे लिए ज़्यादा समस्या की वजह ये है कि बार काउंसिल जो है, वो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो या एससीबी हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। एससीबी और बार काउंसिल आवाज़ उठाते किस लिए हैं कि जो ये आपके किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आपका रोड बंद हो रही है, इसलिए किसानों का आंदोलन खत्म करवाया जाए। तो इस तरीके की मेरे ख्याल से जो एक एंटी पब्लिक पॉलिसी है बार की और एंटी एडवोकेट पॉलिसी है बार की, वो ज़्यादा चिंताजनक है। बार बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस में रखती है अपने मेंबर्स को भी और बेंच को भी, बेंच के कंडक्ट को लेकर के, ऐसा नहीं है। और एक्सेसिव पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बार इज़ आल्सो एन इश्यू। अपार्ट फ्रॉम मतलब आप जो रूल्स और प्रोसीजर्स की बात कह रहे हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हों, चाहे वो हाई कोर्ट रूल्स हों और इनका अक्षर से पालन करना न्यायपालिका का भी काम है। तो बहुत क्लियरली अगर सुप्रीम कोर्ट रूल्स के कॉन्ट्रवेंशन में लिस्टिंग हो रही है मैटर की, तो ये बार के अध्यक्षों का काम है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद से लेटर पिटिशंस डालें या मेंशनिंग करें। बट ऐसा कुछ तो हम होते देख नहीं रहे। इंडिविजुअल मेंबर्स और जी। सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, वो झंडा बरदारी करके और ये ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने की बात कर रहे हैं। बट बार लेवल पे कोई एक्शन होते नहीं दिख रहा है। जी, अ, क्या एसबीआई ने जो आदेश दिया है अभी डॉक्यूमेंट फर्निश करने का एसबीआई को, जी। इसमें आप ये देख रहे हैं कि थोड़ी-सी कहीं न कहीं ये छूट दे दी गई है कि अब आप मिलान-विलान मत कराइए सूची का और दे दीजिए, क्या ये सूची अब वैसी ही होगी जैसी शुरुआत में माँगी गई थी 15 फरवरी को? देखिए, मेरा जो इंटरप्रिटेशन है, मैं जिस तरीके से समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ कोलेशन ऑफ डेटा की बात कह दी, तो वो एसबीआई करे या ईसीआई करे और एसबीआई और ईसीआई जैसी संस्थाओं के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। जो संस्था इतना बड़ा महान देश है, उसमें इलेक्शन करा सकती है, 450 से ऊपर सीटों पर और आपका असम और नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरियाज़ से लेकर के और थार राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूएंसी तक बाड़मेर और साउथ में आपके कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर में लोकल तक जहाँ पे 1-1, 2-2 वोटर हैं, तो उसके लिए 22,000 एक लिस्ट में और 22,000 दूसरी लिस्ट में 44,000 डेटा कोलेक्ट करना पलों का काम है मेरी समझ में। और डेटा फीडिंग कराना भी पलों का काम है। ये तो एक डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके डीएम के अंदर की लोग भी कर देंगे। और दूसरी बात है एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। कोर्ट ने बार-बार कहा ये बात अगर आपने कार्रवाई सुनी हो तो और जी, कोर्ट ने बार-बार कहा कि आप इतने बड़े बैंक हैं, हमको ये पूरा विश्वास है कि आप कोई गलत डेटा नहीं देंगे। जब हरीश साल्वे जी ने सबमिशन किया कि हमें डर है कि कोई गलत डेटा ना चला जाए और हमारे ऊपर फिर से कंटेम्प्ट की पिटीशन आ जाए। तो कंटेम्प्ट की पिटीशन ऐसा नहीं है कि ऐसे आई है, आपने 3 हफ्ते बर्बाद किए और आपने 3 हफ्ते बर्बाद करने के बाद आखिरी 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में आकर के आप 2 महीने एक्स्ट्रा माँग रहे हैं उस डेटा को देने के लिए जो डेटा आपके पास पहले से है। तो ये आप जी। पब्लिक मनी से चल रहे हैं, ये एसबीआई चेयरमैन को भी समझ के रखना चाहिए। आप पब्लिक मनी से चल रहे हैं और आपकी आंसरेबिलिटी जितनी फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई को है, उतनी ही आपकी आंसरेबिलिटी पब्लिक को भी है। नंबर 1 नंबर 2 बात मयंक की लिस्ट कोर्ट ने जो क्लैरिफिकेशन दिया मेरी समझ में पहले कोलेशन था अब उसमें कोलेशन नहीं है। तो हमारे पास जैसा कि मल्टीपल जगह पे देखने, पढ़ने और सुनने को मिला है कि नॉन कोलेटेड लिस्ट होगी जिसमें 22,000 डेटा ऐसा होगा जो केवल खरीदे गए बॉन्ड्स और खरीदने वालों का होगा और 22,000 डेटा ऐसा होगा जो तारीखवार उसको रिडीम किया गया है। तो अब देखने का ये है कि एसबीआई और ईसीआई क्या बॉन्ड यूनिक बॉन्ड नंबर शेयर करते हैं कि नहीं है और यूनिक बॉन्ड नंबर्स नहीं शेयर करते हैं तो क्या पिटिशनर वापस कोर्ट में जाके कंटेम्प्ट लगाते हैं। इसीलिए साल्वे साहब ने वापस कंटेम्प्ट की बात कही थी और मेरी समझ में बॉन्ड नंबर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और बॉन्ड नंबर्स आएंगे तो कोलेशन सिविल सोसाइटी अपने आप खुद कर लेगी। इतना महान देश है ये कि इसमें लोग ऐसे हैं बैठ करके जो ये बता सकें कि कहाँ से पैसा आया और किसको गया। और इसमें सरकार का व्यू मैं एसबीआई का व्यू मानूंगा और वो चिंताजनक है। आप डायरेक्टली अंडरमाइन करने की बात कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। ये कम समस्या की बात है कि पैसा कहाँ जा रहा है।
कहाँ से पैसा आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 खबरें जो हैं उस पे हमने बात करने की कोशिश की। एक सुप्रीम कोर्ट में गई याचिका की बात है, एक याचिका पे फैसले की बात है। याचिका गई क्योंकि सरकार ने अचानक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब हम नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 का संशोधन उसको लागू कर रहे हैं, चुनाव के ठीक पहले। और जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती, हम जो चाहेंगे कर लेंगे। उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और दूसरी याचिका जो एडीआर की थी, जिसमें एसबीआई को आदेश दिया गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कि किसने खरीदा और किसको दिया, बहुत आसान भाषा में सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, किसने खरीदा, किसको दिया। ये जो है हमारे सामने रखिए। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वही कहा जो आपसे कहते हैं कि लंच के बाद आइएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कागज तो अभी देना पड़ेगा। तो आज शाम, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं, मंगलवार शाम 12 मार्च की शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को डेटा देना है। और 15 मार्च तक जो है वो डेटा इस बारीकी के साथ कि किसने खरीदा, किसको मिला, जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, इलेक्शन कमीशन को भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी, यानी कि जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल देनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कुछ दिनों में शायद डेमोक्रेसी इस देश में एग्जिस्ट ना करे। हमारे समय में हमने बात की, चूंकि हमने विषय कुछ भी चुना हो, हम बात करते हैं, चूंकि हमारे शो का नाम है माइंड की बात, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ जो है आपको खबर ना दे दी जाए, क्योंकि सिर्फ खबर देने की वजह से ही इस देश का, मेरा, आपका, सबका ये हाल हो गया है कि हमको अब समझ में नहीं आता है कि किस खबर का करना क्या है। इतनी सारी खबरें हमारे पास आने लगी हैं। इसीलिए हेडलाइन मैनेजमेंट आसान है, तो डिस्कोर्स समझाने की कोशिश करते हैं। स्याह दिन में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी है बहुत सारे लोगों को। कई बार थोड़ी सी रोशनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उससे आपको हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कई बार थोड़ी सी रोशनी बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि आपको वो उम्मीद दे देती है और उसके बाद फिर छिप जाती है, और फिर आप दोबारा कभी भी थोड़ी सी रोशनी को देख के उम्मीद नहीं कर पाते हैं। ये रोशनी किस तरह की है? उम्मीद देगी और उम्मीद बनाए रखेगी, या फिर उम्मीद देके गायब हो जाएगी और आपको अकेला छोड़ देगी अंधेरिया मोड़ के किसी स्याह कोने में। ये जो है वो अगला हफ्ता, 10 दिन और 15 दिन हो सकता है। इसको बता दें, 2024 के चुनावों के बाद ये उम्मीद कितनी होगी, वो हम आपसे नहीं कह सकते। फिलहाल माइंड की बात में शामिल होने के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे बारीक नुआंसेस से बात की, हम बात करते रहेंगे कानूनी मामलों पे आपसे, क्योंकि आपसे बात करने में बहुत मजा आता है, और जब मजा आता है तो समझ में ज्यादा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका माइंड की बात देखने के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो किसी रिश्तेदार, दोस्त को आप भेज दीजिए। और हमारी मदद कीजिए, आप चाहे तो पैट्रियन पे हमारी मेंबरशिप लेके हमको कुछ पैसा वैसा भेज सकते हैं, जिससे हम रिसोर्स खड़ा करें और हमको इस तरह से लैपटॉप पे बैठ के वीडियो ना शूट करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।